हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरके कोचिंग लाइव। मैं हूं आरके सर। आज हम आव्यूह के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं। तो साथियों, जितने भी लोग आज इस क्लास को देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आव्यूह और सारणी के नाम से आप लोग परिचित हैं। अब मैं बताता हूं आपको, जो आव्यूह और सारणिक है ये एनसीईआरटी बुक का 3rd और 4th चैप्टर है, तीसरा और चौथा चैप्टर है। और ये जो आता है आप लोगों का यूनिट सेकंड यूनिट है, जिसका नाम है बीजगणित अलजेब्रा। ये अलजेब्रा का टॉपिक है। सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर आप लोगों का है, आव्यूह और सारणिक, जो कि एक दूसरे से काफी संबंध रखते हैं, आव्यूह और सारणिक। और इन दोनों चैप्टर को मिला करके आप लोगों के एग्जाम में 13 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जाता है। याद रखिए, कितने अंक के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं? 13 अंक के, इन दोनों चैप्टरों को मिला करके। और ये हम लोग का पहला वीडियो होगा आव्यूह और सारणिक को लेकर के। तो आव्यूह मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं और इसी क्रम में हम लोग आगे के लेक्चर में बढ़ते हुए आव्यूह और सारणिक को काफी डीप डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आव्यूह में मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूं। तो बहुत से आप लोगों को आव्यूह से संबंधित YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक चीज होता होगा कि आप लोगों को काफी डीपली तरीके से रूल्स तो नहीं मिलता है। क्वेश्चन तो सारे मिल जाते हैं, लेकिन रूल बहुत डीप तरीके से नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ रूल और क्वेश्चन और उदाहरण और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको लेकर के काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए मैं तैयार करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आपको हमारे वीडियो से जुड़कर देखना चाहिए और निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, तो 13 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए, मुझे कवर कराना है। और पहले ये 13 मार्क्स अच्छे से शानदार तरीके से कवर करा लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आगे आपको क्या पढ़ाना है। जितने लोग 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप एकदम डंके के चोट पे 13 में 13 अंक लाएंगे अगर सारे वीडियो लेक्चर क्रम वाइज देखते हैं। एक भी जगह इधर उधर नहीं जाना है, सारी पढ़ाई सिर्फ वीडियो पे करिए और आपका 13 अंक आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले रूल फॉर एक्सरसाइज 3.1, यानी कि आज हम लोग 3.1 के लिए कंप्लीट नियम विथ उदाहरण, पूरा रूल हम पढ़ेंगे उदाहरण के साथ, ठीक है ना। तो आज हम लोग सबसे पहले रूल फॉर एक्सरसाइज 3.1 में सबसे पहला हेडिंग ये जानेंगे कि आव्यूह क्या है। आव्यूह, बात समझिएगा, आव्यूह जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की स्पेलिंग MATRICES लिखा जाता है, या हम ये भी लिख सकते हैं MATRIX। ये भी हम मैट्रिक्स की स्पेलिंग लिख सकते हैं। अब देखिए, आव्यूह क्या है, और मेरा ये मानना है कि इस कदर आपको पढ़ाया जाए कि आप भी पढ़ा सकें, आप भी किसी के टीचर भी हो सकें, निश्चित रूप से वो आपसे भला व्यक्ति ज्ञान ले सके। तो मैं आप लोगों को फुल डेफिनेशन के साथ पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग फेयर कॉपी भी बना लें। और मैं मतलब बता दूं कि मैं उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा केवल क्वेश्चन, मैं डीप डिटेल्स में आप लोगों के चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर मतलब आव्यूह और सारणिक, इन दोनों चैप्टर का मास्टर बना के छोड़ूंगा। बस आप वीडियो से जुड़े रहिए। आव्यूह क्या है? तो देखिए, वास्तविक, आप आव्यूह की परिभाषा देंगे कि वास्तविक, काल्पनिक अथवा फलन के आयताकार, वास्तविक, काल्पनिक अथवा फलन के आयताकार व्यवस्था को या आयताकार सारणी को, आप यहां ये भी लिख सकते हैं कि आयताकार सारणी, सारणी और सारणिक में बहुत अंतर है। आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं, समझिएगा। वास्तविक, काल्पनिक, यहां एक शब्द छूट गया है, संख्याओं। वास्तविक, काल्पनिक संख्याओं अथवा फलन के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। वास्तविक संख्या की हो या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या ऑलरेडी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, z = a + ib।
ठीक है ना, z इक्वल टू a प्लस आई बी। अब आप यहाँ कहेंगे सर ये काल्पनिक संख्या तो हम लोग को पता ही नहीं क्योंकि 11th में नहीं पढ़े, तो मैं भी कह रहा हूं कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th से इस चैप्टर का कोई खास रिश्ता लेना देना ही नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं इस चैप्टर का कोई रिश्ता नहीं है। तो वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या के बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वास्तविक संख्या आपको पता है, काल्पनिक संख्या भी आपको पता है, कल्पनाओं वाली संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक काल्पनिक संख्या पर मैं बाद में एक्सटेंडेड एक अच्छा सा शानदार सा वीडियो बना दूंगा, आप देख लेंगे, लेकिन काल्पनिक संख्या का यहाँ कोई इशू नहीं है। अब चलिए, वास्तविक काल्पनिक संख्याओं अथवा फलन के आयताकार सारणी को, आयताकार व्यवस्था को आव्यूह कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं OR, अथवा आव्यूह की आप ये भी परिभाषा दे सकते हैं कि आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है। आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है। आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित होती है। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देना चाहें तो दे सकते हैं कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे which is arranged in m row and n column. Matrix is a rectangular array which is arranged in m row and n column. समझो बाबू, आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित होती है। अब देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक आव्यूह लिया बाबू a, ठीक है ना, एक आव्यूह का नाम दे दिया हमने a। अब देखिए, एक आयताकार व्यवस्था होता है, दोनों तरफ से लॉक होता है। ठीक है, इट मींस कि ये चीज अगर आप लोग ऐसे देखे होंगे तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको और डीप में जानेंगे कि इससे हम लोग किसको, सारणिक जो देख रहे हो ना आप आव्यूह के बाद सारणिक, तो सारणिक को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन आव्यूह को याद रखिएगा दोनों तरफ से लॉक रखते हैं। इट मींस कि क्लोज इंटरवल बना करके रखते हैं, पैक रखते हैं। ठीक है, अगर आपने सीधा सीधा लाइन खींच दिया ना तो आपका आव्यूह नहीं है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। आव्यूह के लिए दोनों तरफ से लॉक होता है। ठीक है, अब चलिए, एक आयताकार सारणी होती है जिसमें या तो वास्तविक संख्याएं भरी होती हैं या काल्पनिक संख्याएं भरी होती हैं या कोई फंक्शन होता है। जैसे फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे sin x, cos x, tan x, ये सब एक फंक्शन है, वो फंक्शन भी इसमें रह सकता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हमने नॉर्मली रैंडम तरीके से हमने संख्याओं को भर दिया। अब देखो बाबू, ये जो है हम लोग इसको, हम लोग जो क्षैतिज होता है इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। ये हम लोग का रो 1 है, शॉर्टकट में हम इसको बोलेंगे R1, इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पंक्ति कहते हैं। ये हम लोग की दूसरी पंक्ति है जिसको हम बोलेंगे रो 2। इट मींस कि इसको शॉर्टकट में बोला जाएगा R2। ये हमारी दूसरी पंक्ति है। ये है रो नंबर 3, R3, तीसरी पंक्ति है। तो ये हम लोग की पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3, 3 पंक्तियां है। इसमें स्तंभ कितने हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलम। ये हम लोग का कॉलम नंबर 1 है, शॉर्टकट में इसको C1 बोलेंगे। ये कॉलम नंबर 2 है, शॉर्टकट में C2 बोलेंगे। ये कॉलम नंबर 3 है, इसको शॉर्टकट में 3 बोलेंगे। ठीक है, और यह हम लोग का एक आव्यूह हुआ। यह हम लोग का क्या हुआ बाबू, एक आव्यूह हुआ। और ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं m/n। m/n का मतलब m किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को। m किसको प्रदर्शित करता है, पंक्ति को, यानी पंक्तियों की संख्या को m से और स्तंभों की संख्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, n से। अभी यहाँ कितनी पंक्ति है, 3, और यहाँ स्तंभ कितना है, 3। ठीक है ना, इस आव्यूह में 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। आई होप कि आव्यूह क्या होता है ये बात मैं आपको अभी बता पाया, आपको समझ में भी आया। आव्यूह क्या है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे व्हिच इज अरेंज इन m रो एंड n कॉलम। आव्यूह एक आयताकार सारणी होती है जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित
होती है। अब ये 2 पंक्तियां हो सकते हैं, 3 स्तंभ हो सकते हैं, 3 पंक्तियां हो सकती हैं, 2 स्तंभ हो सकते हैं, 4 पंक्तियां हो सकती है, 3 स्तंभ हो सकते हैं, ऐसे हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब चलते हैं बाबू आगे, हम लोग क्या जानेंगे इसमें, तो एक नोट पॉइंट जानेंगे कि आव्यूह को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आव्यूह को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए नोट पॉइंट हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, नोट पॉइंट हम लोग का क्या होगा, तो नोट पॉइंट ये होगा बच्चों कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से तथा इसके अवयवों को, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों अथवा संख्याओं से लिखते हैं। बात को समझिएगा, यहां आपको एक नोट पॉइंट क्या बताया गया बाबू कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखते हैं और इसके जो अवयव होते हैं, जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखें या हम संख्याओं से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को एक आव्यूह लिखना है, कोई भी आव्यूह लिखना है तो ए लिख सकते हो या बी लिख सकते हो या सी लिख सकते हो या आव्यूह का नाम डी दे सकते हो। लेकिन ये चीज अपने माइंड में रखना है कि अब ये नहीं कि एक आव्यूह हम ले रहे हैं कि आव्यूह ए इज इक्वल टू और हम ऐसा बना रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर स्मॉल लेटर नहीं होगा, ये हम लोग कैपिटल लेटर ही लेंगे। जैसे ये कैपिटल लेटर ले लिया, यह हम लोगों का एक आव्यूह हो गया और इसका एलिमेंट हम ले सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ले सकते हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं, ये हम लोगों का है क्या R1, ये R2, ये R3, ये हम लोगों का है C1, ये हम लोगों का है C2, ये हम लोगों का है C3। मैं ये बता दूं बच्चों कि जितने लोगों ने आव्यूह और सारणिक को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है, अगर आप हमारे वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इतना विश्वास रखना ना कि बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हो। शायद ऑफलाइन क्लास कहीं कोचिंग करके भी आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितना डिटेल्स में मैं आप लोगों को आव्यूह पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना बच्चे, बस सावधानी से, ध्यानपूर्वक, अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, इसके एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो बाबू, इसमें हम लोग संख्याएं भी रख सकते हैं। अभी आप लोगों ने पीछे भी देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग बोलेंगे सर 3 बाई 3 का ही मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ ही क्यों ले रहे हैं? अरे भाई आप 2 पंक्ति 2 स्तंभ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी डी, इसमें आप लोगों का R1 R2 2 पंक्तियां हैं, C1 C2 2 स्तंभ है। ठीक है ना, इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर 2 और स्तंभों की संख्या बराबर 2। M और N क्या बता रहा है? पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या। तो आई होप कि आव्यूह क्या है और आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, इतनी बात आप लोगों को पता चल गया है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने जाना कि आव्यूह क्या है और आव्यूह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम लोगों का सेकेंड पॉइंट होगा आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ूंगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को मैं 100% आव्यूह और सारणिक अपने चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, जिनका साफ ऑफलाइन क्लास में 1 नंबर की प्रिपरेशन इन दोनों चैप्टर से नहीं हुई है, वो हमारे वीडियो को विजिट करें और दिल से पढ़ें। 13 में 1 अंक भी नहीं छूटने दूंगा। आव्यूह की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बात समझिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो बाबू क्या होता है आव्यूह की कोटि, तो यदि आव्यूह में m पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या हो, n स्तंभों की संख्या हो, तो यदि आव्यूह में m पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या हो तो m बाई n
m बाई n या m पंक्तियों की संख्या और n स्तंभों की संख्या हो तो संरचना या ऐसी व्यवस्था को m बाई n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जरा बात समझिएगा बच्चों, यदि आव्यूह में m पंक्तियों की संख्या हो और n स्तंभों की संख्या हो तो जो संरचना बनती है उसे हम m बाई n क्रम या m बाई n कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को एक आव्यूह दिया जाए कि आव्यूह a बराबर, कभी भी याद रखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से ही लिखते हैं, आव्यूह a बराबर 5 7 9 8 4 3 2 1 6 m बाई n। ये बताओ बाबू पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या m बराबर कगो पंक्ति है इसमें 3, r1 r2 r3 तीन पंक्तियां हैं। स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या को n से दिखाते हैं। ये है हम लोग का C1, ये हम लोग का C2 और ये हम लोग का C3। कितने स्तंभ है इसमें बाबू? 3 स्तंभ है। तो इस आव्यूह की अगर हम लोगों से किसी ने कोटि पूछ लिया कि इस आव्यूह की कोटि बताओ, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि 3 बाई 3, 3 गुणे 3 मत बोलिएगा, 3 बाई 3 क्रम का आव्यूह है, या आप कह सकते हो कि 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह है। बात समझिए, जितनी 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है तो 3 बाई 3 का। अगर ये इसी जगह पे आपको ऐसे दे दिया जाए बाबू कि एक आव्यूह चलो B है, एक हम लोगों के पास जो है आव्यूह B बराबर दिया गया है 2 5 8 9। अब बताओ बाबू इसमें R1 R2 और ये है C1 और C2। अब बताइए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 2। तो यानी कि पंक्तियों की संख्या m बराबर हो गया 2 और स्तंभों की संख्या n बराबर हो गया 2। तो इस आव्यूह की कोटि किसी ने अगर हमसे पूछा तो इस आव्यूह की कोटि होगी 2 बाई 2, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। अगर हम लोगों को इस प्रकार से दे दिया जाए, कहीं पे एक आव्यूह दे दिया गया कि आव्यूह C इक्वल्स टू 2 4 6 8 9 5। अब बताओ बाबू R1 R2 कितनी पंक्तियां हैं भाई? 2। कितनी पंक्तियां हैं? 2। कितने स्तंभ है बाबू? C1 C2 C3। कितने स्तंभ है? 3। तो ये देखिए m पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3, यानी इस आव्यूह की कोटि अगर हमसे पूछी गई तो इस आव्यूह की कोटि होगी 2 बाई 3, 2 बाई 3 या 2 गुणे 3। 2 गुणे 3 तो कहना बकवास है, ये बेकार बात है। 2 बाई 3 या मतलब 2 बाई 3, 2 बाई 3 जैसे आप बोलो, ये 2 बाई 3 का है, 2 बाई 3 का आव्यूह है। 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। पहले पंक्ति को लिखेंगे, बाद में स्तंभ को लिखेंगे। अब देखिए आव्यूह की कोटि तो अब आप लोग एकदम धड़ाधड़ बताएंगे। किसी ने आपको अखर से दे दिया 5 6 3 8 2 4, कितने बाई कितने का है? तो 2 पंक्ति तो 2 और 3 स्तंभ तो 3, 2 बाई 3 का आव्यूह है भाई, 2 बाई 3 का आव्यूह है। तो मैं आई होप कि आव्यूह की कोटि आप लोगों को मैंने बताया और आपको अच्छे से समझ में भी आया। अब देखो बाबू, आव्यूह की कोटि तो हो गई। अब आव्यूह को हम लोग सांकेतिक रूप में कैसे व्यवस्थित करते हैं? एक तरह से आप इसके बाद भी नोट लिख सकते हो। जैसे हमने सबसे पहले आव्यूह पढ़ा, फिर हमने नोट पॉइंट लिखा कि आव्यूह को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने आव्यूह की कोटि पढ़ा। अब नोट पॉइंट ये है यहाँ पे बच्चों कि सांकेतिक रूप में, सांकेतिक रूप, संकेत के रूप में आव्यूह को कैसे लिखते हैं? तो देखिए अगर ये आव्यूह A है ना, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बाबू AIJ। AIJ, वो चाहे AIJ तुम कैपिटल लिखो या AIJ स्मॉल लिखो, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं m बाई n। यहाँ पर क्या है? IV, इसको हम लोग बोलेंगे IV पंक्ति, ठीक है। और ये J जो है जेवा स्तंभ, जेवा स्तंभ। M क्या है? तो पंक्तियों की संख्या। M क्या है? पंक्तियों की संख्या, ठीक है बच्चे। और n क्या है? स्तंभों की संख्या। बहुत बारीकी से आप अगर वीडियो को देखेंगे एंड तक तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में ना आए और मैं आपको समझा न दूं, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि उस कमजोर विद्यार्थी तक पहुंचा जाए जो वास्तव में इसकी जरूरत से जूझ रहा है, जिसे सच में इसकी
इस चीज का ज्ञान नहीं है, उसे सीखना है, वैसे विद्यार्थी के दिमाग की तली तक पहुंचकर उसको समझाया जाए। अब देखो बाबू, आयवी पंक्ति जेवा स्तंभ, जैसे आप लोग आव्यूह को यहां फिर इसी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आव्यूह को ऐसे लिखा जाता है, जैसे बाबू एक हमारा आव्यूह है जो कि 3/3 का है। कितने बाई कितने का है? 3/3 का, यानी इसमें R1 R2 R3 तीन पंक्तियां हो और C1 C2 और C3 तीन स्तंभ हो। तो इसमें जो एलिमेंट्स है ना, उसको हम लोग अगर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का है तो A11 लिखते हैं। पहली पंक्ति का ही है, दूसरे स्तंभ का है तो A12 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो I है वो पंक्ति को बताता है और J है वो किसको बताता है बाबू? स्तंभ को। I किसको बताता है? पंक्ति को। तो यहाँ 1-1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, A13 लिखेंगे। क्यों? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब यहाँ पे दूसरी पंक्ति चालू हो गई तो 2-1 A21, क्यों? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A23 मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। यहाँ क्या लिखेंगे आप बताओ? A31, क्यों? क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A33 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से होता है। अब जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्यारे बच्चों, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन अगर करूं, आप लोग धड़ जवाब देंगे, धाए जवाब देंगे। और पहली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए पूरे कंप्लीट रूल पढ़ने के बाद पहली एक्सरसाइज इतना आसान होगा। और देखो बाबू, बहुत छोटा 10-10 मिनट का वीडियो बनाएगा ना तो 2023 का जो मिशन है ना, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वीडियो लंबे होंगे, बड़ी क्लास होंगी, तब जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को अधिक से अधिक पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। और मेरी ये कोशिश है कि वो मैक्सिमम तैयारी मैं करा दूं। कम से कम उस क्राइटेरिया को तो मुझे क्रॉस कराना ही है ऑनलाइन के थ्रू, जो एग्जाम में पास करने के लिए मिनिमम होता है। जैसे 100 अंक का पेपर होता है ना मैथमेटिक्स का, तो 33 अंक मिनिमम होता है। उतना तो मैं आपको, आप एकदम गणित नहीं पढ़े हैं तो विश्वास करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और वह तो मैं किसी कीमत पे आपका तैयार कराऊंगा, ये आप विश्वास करके चलिए। आज से ये काफिला थमने वाला नहीं है, ये उम्मीद रखिए, ठीक है। रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। अब देखो बाबू, एक एग्जांपल के माध्यम से समझो। मैंने आपको एक आव्यूह दे दिया A बराबर, और इसमें एलिमेंट्स डाल दिया मैंने 5 6 7 8 4 3 8 9 1, और मैं आपसे बोलूं कि अवयव A32 बताओ। अवयव A32 इसमें क्या होगा? तो बाबू ये 3 I है और ये जो 2 है वो J है। I किसको बताता है? पंक्ति को। J किसको बताता है? स्तंभ को, ठीक है। यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो बाबू, ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3, ये हम लोगों का C1, ये हम लोगों का C2, ये हम लोगों का C3। अरे ओके ना? 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में क्या चीज है? 9 है। यानी कि A32 कितना होगा? 9 होगा। A32 कितना होगा बाबू? 9 होगा। आपसे मैं कहूं A33, इट मींस कि तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्या है? अवयव 1 है। अगर मैं आपसे कहूं A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये मैं आपसे कहूं A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, कितना है बच्चे? 8 है। कितना है? 8 है। मैं उसी जगह पे आपसे अगर कहूं कि A13 बताओ, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव 7 है, तो A13 का वैल्यू 7 है। आई होप कि आव्यूह की कोटि और आव्यूह का सांकेतिक रूप आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट। अब हम लोग 2 पॉइंट, देखिए हम लोग 2 पॉइंट कवर कर चुके। अब इसमें तीसरा पॉइंट 3.1 को सॉल्व करने के लिए तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तो यहां हम लोगों को करना होता है आव्यूह का निर्माण। किसी आव्यूह का निर्माण कैसे करेंगे? इट मींस की फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए मैं आप लोगों को डिटेल्स में लिखवा करके इसलिए बताता हूं ताकि आप फेयर कॉपी अच्छे से बना सके। बात मैं बार बार रिपीट करता हूं। कैसे करेंगे बाबू? कभी कभी देखिए, कभी कभी आव्यूह के अवयवों
तथा कोटि में संबंध। कभी कभी अवयव के अवयव तथा कोटि में संबंध दिया गया होता है जिससे ऐसे अवयव का निर्माण करना होता है। देखिए, कभी कभी अवयव के अवयव तथा कोटि में संबंध दिया गया होता है, एक रिलेशन दिया गया होता है, जिससे ऐसे अवयव का निर्माण करना होता है जिसके प्रत्येक अवयव उस संबंध को संतुष्ट करें, ठीक है। और कोटि के अनुसार, ठीक है, आयवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ के अवयवों को ज्ञात कर आव्यूह का निर्माण करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे जरा बात को समझिएगा। आव्यूह का निर्माण, इट मीन्स कि आव्यूह को बनाते हैं। कैसे आव्यूह को बनाते हैं? तो कभी कभी हमको आव्यूह के अवयव में और कोटि में संबंध दिया होता है और हम लोगों को एक ऐसे आव्यूह का निर्माण करना होता है जिसके प्रत्येक अवयव उस संबंध को संतुष्ट करे, जिसका एक एक एलिमेंट उस संबंध को संतुष्ट करे, और कोटि के अनुसार आयवी पंक्ति जेवे स्तंभ के अवयवों को ज्ञात करते हैं और उसमें उठा कर रख देते हैं। जैसे बाबू मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो आपको चट से बात समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से आव्यूह का निर्माण होता है। जैसे कहा जाए कि एक आव्यूह ए बराबर, यहाँ एक आव्यूह की संरचना ऐसे रखी गई AIJ m/n, लेकिन m/n का मतलब यहां मैं दे रहा हूं कि 3/2 का, ठीक है। एक आव्यूह A 3/2 का निर्माण कीजिए जिसका अवयव मतलब बाबू AIJ बराबर I माइनस जे बटा I प्लस जे है, I माइनस जे बटा I प्लस जे है। ऐसे आव्यूह का निर्माण अपने को करना है। जरा समझिएगा, एक ऐसा आव्यूह बनाना है जो 3/2 का हो। 3/2 का मतलब पंक्तियों की संख्या 3 हो, स्तंभों की संख्या 2 हो, निर्माण करना है, और जिसके अवयव इस तरीके के हैं कि AIJ बराबर I माइनस जे बटा I प्लस जे। अब देखो इस आव्यूह का कैसे निर्माण होगा। सबसे पहले वो आव्यूह कैसा होगा, तो A बराबर, ये बताओ बाबू कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ हैं। 3/2 का बनाना है, यानी कि 3 पंक्ति है और ये 2 क्या है, स्तंभ है, यानी कि स्तंभ है। 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, तो पंक्ति R1 R2 R3, 3 पंक्तियां हो गई और सिर्फ 2 स्तंभ C1 और C2। अब देखो, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को क्या बोलते हैं, अभी बताया था A11। दूसरी माने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को A12, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब ये सारे अवयव हमको पता चल जाएं और ला के यहां रख दें तो हमारा आव्यूह बन के तैयार हो जाएगा। तो अब चलो बाबू, अब कैसे इसके अवयव निकलेंगे, अवयव कैसे निकलेंगे, तो अवयव है कैसे, AIJ बराबर I माइनस जे बटा I प्लस जे। चलो अब सारे अवयव इसके निकालो बाबू। A11 निकालेंगे तो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 0 अपान 2 इज इक्वल टू 0। A12 निकालोगे तो 1 माइनस 2 अपान 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपान 3। अब A21 निकालोगे, यानी कि अब देखना ध्यान से, ये I था, ये J था, ये I था, ये J था, ये I है, ये J है, तो I का मान कितना है 2, J का मान 1, तो 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1, तो 1 अपान 3 हो जाएगा। अब फिर निकालेंगे A22, यानी कि 2 माइनस 2 अपान 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 अपान 4, मतलब कि 0। अब क्या निकालोगे A31 यानी कि अब यहां रखो बाबू, 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 1, इट मीन्स की 2 अपान 4 यानी कि 1/2। अब निकालोगे A32 यानी कि 3 माइनस 2 अपान 3 प्लस 2 यानी कि 1/3 2 5। सारे अवयव निकल गए, A11 A12 A21 A22 A31 A32 सारे अवयव निकल गए
तब जो हम लोगों का आव्यूह ए होगा बाबू, उसका निर्माण हो चुका, उस आव्यूह का निर्माण हो चुका। वो आव्यूह हम लोग का कैसे बनेगा, तो बना दो A11 तो 0, A12 तो -1/3 और A21 तो 1/3 और A22 0/4 मतलब 0 बोलो ना भाई, 0/4 मतलब 0 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/5। ये अपना आव्यूह 3/2 का बन गया। R1 R2 R3 3 पंक्ति, C1 C2 2 स्तंभ, ये रहा आपका आव्यूह बनके तैयार और ये रहा आपका आंसर। आई होप कि अगर कोई रिलेशन आप लोगों को दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग आव्यूह बना लेंगे। ये रहा आव्यूह का निर्माण और आई होप कि आव्यूह के निर्माण को आप लोग बहुत डिटेल्स में समझ पाए हैं। अब हम लोग चलेंगे चौथी पॉइंट की ओर, समझेंगे चौथा पॉइंट। 3 पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया बाबू। अब चौथा पॉइंट हम लोग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे आव्यूह के प्रकार। अब हम लोग आव्यूह के प्रकार पर बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार पर बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहां मैं एक बात लिख देता हूं कि आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बस इतना समझ लो बच्चों कि इतना डीप डिटेल्स में लिख करके आपको शायद ही कोई वीडियो YouTube पर उपलब्ध मिलेगा। आपका सपोर्ट मिला तो ऐसे वीडियो जी भर के आएंगे आपके एग्जाम से पहले और आपके एग्जाम की तैयारी हम जबरदस्त तरीके से कराएंगे। अब देखिए फिलहाल हम यहाँ 2 आव्यूह पर डिस्कशन करते हैं। ऐसे 2-2 4-4 करके हम सारे आव्यूह को अभी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले 2 आव्यूह लेते हैं। पहला आव्यूह हम आपको बताते हैं पंक्ति आव्यूह, जिसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बाबू, रो मैट्रिक्स। और अगला हम लोग जानेंगे स्तंभ आव्यूह, जिसे हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बाबू, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, पहला पंक्ति आव्यूह और दूसरा जो है स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। हम लोग दोनों को जानते हैं, फिर आगे जानेंगे। ठीक है, चलो पहला वाला को एक्सप्लेन करता हूं। पंक्ति आव्यूह, देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बात को समझिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आव्यूह हमारे पास हो A = इसमें 3 4 6। अब देखो पंक्ति तो एक ही है, R1 स्तंभ C1 है, C2 है, C3 है। तो ये कैसा आव्यूह है बाबू, पंक्ति आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है। कितने बाई कितने का, तो 1/3 का। एक पंक्ति और 3 स्तंभ, एक पंक्ति और 3 स्तंभ, 1/3 क्रम का या 1/3 कोटि का यह पंक्ति आव्यूह है। अगर आप लोगों को कहा जाए, अगर आप लोगों से कहा जाए बच्चों कि B = 2 3, तो इसमें देखिए रो एक ही है और कॉलम C1 और C2 2 कॉलम है। ये 1/2 मतलब 1/2 क्रम का या 1/2 कोटि का क्या है, तो यह पंक्ति आव्यूह है। क्यों पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है। जिसमें एक पंक्ति रहता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसी प्रकार से बच्चों पंक्ति आव्यूह हो गया। अब इसी प्रकार से आपको बताता हूं स्तंभ आव्यूह। ठीक है, यहां पर हेडिंग लगा हुआ है स्तंभ आव्यूह। देखिए स्तंभ आव्यूह क्या होता है, पंक्ति आव्यूह आपने लिख लिया, स्तंभ आव्यूह तो ठीक वैसे ही इसका परिभाषा देंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ होता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। बाबू इस बात को याद रखेंगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल की ओर बढ़ें तो देखिए एक आव्यूह A है, एक आव्यूह है A और इसको इस प्रकार से लिखा गया 3 5 9। अब देखो बाबू इसमें R1 है,
R2 है, R3 है। कितनी पंक्तियां हो गई? 3, लेकिन स्तंभ सिर्फ एक है C1। तो ये कितने का हो गया? 3/1 का। 3 पंक्ति 1 स्तंभ। आपको पता है पहले पंक्ति बाद में स्तंभ लिखते हैं, पहले M बाद में N। N किसको बताता है? पंक्ति को, और N किसको बताता है? स्तंभ को। तो ये 3/1 3/1 क्रम का या 3/1 कोटि का एक कैसा आव्यूह है? तो यह एक स्तंभ आव्यूह है आपकी आंखों के सामने। अगर मान लीजिए बाबू कि ऐसे हम लोग लिख लें कि एक आव्यूह, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से आव्यूह को रिप्रेजेंट करिए। एक आव्यूह B = 3 4 हो गया। तो इसमें देखिए R1 R2 दो पंक्ति है किंतु स्तंभ एक ही है। ये 2/1 क्रम का एक कैसा आव्यूह है? तो स्तंभ आव्यूह है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही स्तंभ है। यानी कि अभी फिलहाल हम लोग दो आव्यूह के बारे में जान गए, एक पंक्ति आव्यूह और दूसरा स्तंभ आव्यूह। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे फिर दो आव्यूहों को। अब हम लोग तीसरा और चौथा दो आव्यूह के बारे में फिर जानेंगे। पहला दूसरा में हम लोगों ने पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह जान लिया। अब हम लोग तीसरे नंबर पे जानेंगे शून्य। क्या? शून्य या रिक्त। शून्य या रिक्त आव्यूह, जिसको कहा जाता है बाबू जीरो या नल। जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, ठीक है। और चौथा नंबर पर हम लोगों का होगा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह बाबू, वर्ग आव्यूह जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, बात समझिएगा। देखिए अब हम लोग जो है इसके पीछे जाने की पंक्ति आव्यूह क्या है? जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब हम लोगों के सामने दो आव्यूह है, शून्य या रिक्त आव्यूह या फिर वर्ग आव्यूह। तो शून्य आव्यूह हम किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है, ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है बाबू। ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव 0 होता है उसे शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं। जैसे मान लो बाबू एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं मेरे भाई, एक आव्यूह लेते हैं, पहला एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि आव्यूह A बराबर, ये हो गया 0 0 0 0। ये 2/2 का शून्य आव्यूह है, क्योंकि सारे अवयव इसके शून्य हैं। हमने ले लिया एक आव्यूह B बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया 3/3 का शून्य आव्यूह। मतलब ऐसा आव्यूह जिसका सारे अवयव 0 होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? उसे हम लोग बोलेंगे शून्य आव्यूह। अब इसके बाद बात आती है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको आप लोग समझेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह, बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे क्योंकि बहुत इजी वे में आप लोगों को मैं ये पूरे 3.1 का रूल कंप्लीट करा रहा हूं। और आगे हम लोग 3.1 के क्वेश्चन, अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है तो 2 पार्ट में हल करेंगे, अगर कम क्वेश्चन है तो एक ही पार्ट में निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को पढ़ा करके जल्दी से जल्दी मिशन 2023 के तहत आप लोगों को अधिक से अधिक तैयारी करा दिया जाए, ताकि आप लोग 2023 का जो मिशन है उसमें सफलता गेन कर लें। अब चलिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या, पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं बाबू, देखिए एक आव्यूह अपने पास है A मान लीजिए 5 6 8 9। अब बताओ बाबू ये कितने बाई कितने का है? 2/2 का। इसमें कितनी पंक्ति है? ये M है जिसको बताता है पंक्ति को, ये N है किसको बताता है? स्तंभ को। इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो 2/2 क्रम का, 2/2 क्रम का या कोटि का क्या है? यह वर्ग आव्यूह है। क्या है बाबू? वर्ग आव्यूह है। अगर मान लीजिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं कि आव्यूह जो है, एग्जांपल नंबर 2, आव्यूह B यहाँ हमने लिया 3 6 8 9, बस इतना लेते हैं, 7 4 6 8 2 1। अब बताइए कितनी पंक्ति है? R1 R2 R3, और ये कितने कॉलम है? C1 C2 C3। तो 3/3, 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, तो यह 3/3 क्रम
का वर्ग आव्यूह है, यानी कि पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या अगर समान हो, जितनी पंक्ति हो उतना ही स्तंभ हो, तो ऐसे आव्यूह को हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो चार आव्यूह, चार तरह के, चार प्रकार के आव्यूहों का डिटेल्स आप लोगों को मिल गया। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं अगले दो आव्यूह। अब हम लोग देखेंगे कि जो है चौथा नंबर पे कौन सा आव्यूह है, तो हम लोग चौथा नंबर पे जानेंगे बाबू विकर्ण आव्यूह, जिसे हम लोग कहते हैं डायगोनल। क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और हम लोग जानेंगे पांचवा नंबर पे अदिश आव्यूह। क्या जानेंगे बच्चे? अदिश आव्यूह। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग चार पहले पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का पांचवा है और ये हम लोग का छठा है ऑलरेडी। सॉरी, ये पांचवा है और ये छठा है। ऑलरेडी हम लोग चार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पीछे चार मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक, अब हम लोग पांचवा जानेंगे कि विकर्ण आव्यूह क्या है और अदिश आव्यूह क्या है। समझो बाबू, विकर्ण आव्यूह मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसका, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर, मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव शून्य होता है। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। समझिएगा बात को बच्चे, ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव शून्य होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। जैसे बाबू इसमें एक नोट पॉइंट भी आप लोग जान लीजिए कि विकर्ण आव्यूह चाहे कोई भी हो, विकर्ण आव्यूह सदैव, सदैव वर्ग आव्यूह होता है। विकर्ण आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होता है। और अभी मैंने बताया बच्चों पीछे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो बाबू? बराबर हो। अब देखिए, विकर्ण आव्यूह सदैव वर्ग आव्यूह होता है। एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे एक आव्यूह ए बराबर हो गया। देखिए, एक हमारे पास 3/3 का आव्यूह, क्योंकि वर्ग आव्यूह होगा यानी पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर होगी। मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, 0 0 0 0 0 0, ये हम लोग का मुख्य विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये मुख्य विकर्ण। देखिए, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव D1 D2 D3 है, ये कुछ है और बाकी सारे अवयव 0 हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे 3/3 क्रम का, 3/3 क्रम का विकर्ण आव्यूह। 3/3 क्रम का यह क्या है? तो विकर्ण आव्यूह है। बाबू इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए। अगर हम लोग एक आव्यूह ले लें, आव्यूह बी बराबर, मान लीजिए हमने ले लिया 5, और जैसे यहाँ पे 5 पे कुछ भी A0 B, ठीक है, ये हम लोग का मुख्य विकर्ण का अवयव है, बाकी सारे अवयव 0 हैं या 2/2 का वर्ग आव्यूह है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 2/2 क्रम का विकर्ण आव्यूह, 2/2 क्रम का विकर्ण आव्यूह। ठीक है, यह विकर्ण आव्यूह है कितने बाई कितने का? 2/2 क्रम का, यानी 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। तो विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़ करके और बाकी प्रत्येक अवयव जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। अब देखिए अगला हम चलते हैं कि अदिश आव्यूह क्या है। ठीक है, अदिश आव्यूह क्या है? तो बात समझिएगा, अदिश आव्यूह का संबंध विकर्ण आव्यूह से सीधा सीधा है। क्या बोलेंगे? कि ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, प्रत्येक अवयव क्या हो बच्चों? समान हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह ही हो लेकिन ऐसा विकर्ण आव्यूह हो जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, उसे हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। जैसे बच्चों एक आव्यूह हम लोग का लिया गया, आव्यूह ए बराबर 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब देखिए ये 3/3 का वर्ग आव्यूह भी है,
मुख्य विकर्ण को छोड़ के प्रत्येक अवयव 0 है तो यह विकर्ण आव्यूह भी है, और इस विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव बराबर हैं, इसलिए यह आव्यूह कैसा है? अदिश आव्यूह है। 3/3 क्रम का अदिश आव्यूह है। 3/3 क्रम का अदिश आव्यूह है। आई होप कि आपको विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह भी समझ में आया। अब चलिए देखते हैं अगला आव्यूह का 7वां प्रकार। ठीक है, आव्यूह के प्रकार में 7वां भाग देखेंगे, जिसका है बाबू इकाई आव्यूह। इकाई या इसको हम लोग कहते हैं तत्समक। इकाई या तत्समक आव्यूह, बात को समझिएगा। इकाई या तत्समक आव्यूह एक तरह से बाबू इसको सबसे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर डिपेंडेड इतना ज्यादा आप लोगों के एक्सरसाइज में चैप्टर में क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, तो इकाई या तत्समक आव्यूह, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई या इसका नाम दूसरा भी रख लो, तत्समक। इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जरा इस बात पे फोकस करिएगा बच्चे। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे बाबू एग्जाम्पल में, और इस बात को और समझ लो कि इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, ये बात भी अपने दिमाग में रखिएगा। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। एक आव्यूह है हम लोग के सामने बच्चों। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एक आव्यूह है आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसमें हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए ये 3/3 का है तो वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि पंक्ति स्तंभों की संख्या बराबर है। और इसके विकर्ण आव्यूह का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक है और शेष सभी शून्य है, तो इसे बोलेंगे 3/3 का कैसा आव्यूह है बाबू? इकाई आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? इकाई आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है। अगर आप लोगों से कहा जाए कि I इज इक्वल टू, अगर कोई कहे कि 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो, तो I इक्वल टू क्या होगा? 1 0 0 1, क्योंकि मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव एक और शेष सभी शून्य, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग आव्यूह या इकाई आव्यूह बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस प्रकार से 4 पॉइंट्स इस एक्सरसाइज में 3.1 के रूल्स हम लोग पढ़ रहे हैं विथ एग्जांपल्स, ताकि आपको समझने में कहीं भी रत्ती भर की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट्स क्लियर कर लिया। अब चलिए देखते हैं 5वां पॉइंट। अब देखिए बाबू, अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और इस रूल फॉर एक्सरसाइज 3.1 में 5वां पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं। 3.1 के सारे नियम क्रम वाइज हमने इस एक ही वीडियो लेक्चर में 3.1 के वो सारे रूल्स आपको पढ़ा दिए, और उसमें विथ एग्जांपल कि आप लोगों को अब इस एक्सरसाइज को बिना मेरे पढ़ाए भी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। आप जाके एक बार एक्सरसाइज विजिट करके देखिए। बाबू हम लोगों को 5वां पॉइंट पढ़ना है, आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता क्या बोलेंगे इसको हम लोग? आव्यूहों की समानता को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इस बात को समझिए, आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह कहलाते हैं। दो आव्यूह ए तथा बी समान आव्यूह कहलाते हैं यदि, पहला पॉइंट, यदि दोनों
अवयवों की कोटियां समान हो, दोनों अवयवों की कोटियां क्या हो बच्चों, समान हो। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि दोनों अवयवों के प्रत्येक संगत अवयव समान हो, तब उन दोनों अवयवों को हम लोग बोलेंगे समान अवयव। क्या बोलेंगे, समान अवयव। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक अवयव हमारे आंखों के सामने है, a बराबर 1 2 3 4, ये 2/2 का है, और एक अवयव हम लोग का b है, ठीक है, और ये है 1 2 3 4, ये भी 2/2 का है। देखिए दोनों की, यहाँ 2/2 का है, दोनों की कोटियां समान है, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। संगत अवयव देखिए, एक के संगत 1, 2 के संगत 2, 3 के संगत 3, 4 के संगत 4, संगत अवयव सारे समान है, कोटियां समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि अवयव a बराबर b, अवयव a बराबर b दोनों समान अवयव है। अरे ओके बच्चे, अब देखिए इसमें सवाल किस तरह का बनता है। एक्सरसाइज में आप जाओगे, बिना मेरे बताए पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर दोगे। आप पूरा रूल अगर शुरू से एंड तक अच्छे से बिना वीडियो को स्किप किए देखे हैं तो पक्का आप एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछने नहीं आएंगे। फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों के पास और डीप नॉलेज हो सके। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनता है, ऐसे बनता है कि यदि a बराबर, ठीक है, x y z 5 तथा b बराबर 3 8 4 5 हो, और यदि a बराबर b हो तो x का मान बताओ, y का मान बताओ और z का मान बताओ। अभी मैंने क्या बताया बाबू कि अगर दो अवयव समान अवयव हो तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। तो x का संगत 3 है, इट मीन्स कि x का मान 3 होगा, y का संगत 8 है तो y का मान 8 होगा, और z के संगत 4 है तो z का मान 4 होगा, और 5 बराबर 5 तो ऑलरेडी गिवन है। ये भी 2/2 का था, ये भी 2/2 का था। इस प्रकार से अवयवों की समानता होती है, समान अवयव होते हैं। और अब हम लोग लास्ट पॉइंट जानेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, तो चलिए देखते हैं छठा पॉइंट। अब देखेंगे बाबू, अब आप लोग फोकस करेंगे, छठा पॉइंट होगा, ठीक है, एक अवयव में, ठीक है ना, अवयवों की संख्या, हालांकि ये तो आप काउंटिंग मार दोगे, लेकिन काउंटिंग क्या करना है, आप ऐसे भी उसमें ज्ञात कर सकते हो। एक अवयव में कितने अवयव हैं ये कैसे पता चलेगा, तो एक अवयव में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, एक अवयव में अवयवों की संख्या। तो देखो बाबू, एक अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए, एक अवयव में अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए पंक्तियों की संख्या में अवयवों की संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे बाबू आपको एक अवयव दे दिया गया कि अवयव a बराबर, मान लो दिया गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, एक अवयव a बराबर, और आपसे कहा गया, देखो इसमें कितनी पंक्ति है, R1 R2 R3 C1, ठीक है ना, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे किसी ने कह दिया कि अवयवों की संख्या बताइए, तो 3/3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3/3 का है तो 3 × 3 करा दो, 3 3 9, इसमें टोटल कितने अवयव हैं, तो 9। देखो 3 3 6 3 9 गो, तो अवयवों की संख्या ऐसे बताते हैं। और इस प्रकार एग्जाम्पल के साथ हमने रूल फॉर एक्सरसाइज
3.1 समाप्त कर दिया। साथियों, जितने लोग हमारे चैनल से आज इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का शायद ही YouTube पर कोई वीडियो प्रेजेंट है जहां इतना डीप डिटेल्स में लिख लिख करके एक एक पॉइंट पर डिस्कशन किया गया है। आप फेयर कॉपी बना सकते हैं, आप कल इस चीज से किसी और को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इतना डीप डिटेल्स में मैंने आप लोगों को 3.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट रूल बता दिया विथ एग्जांपल। अब हम लोग 3.1 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अगर एक वीडियो में पॉसिबल हो तो करेंगे, अदरवाइज पार्ट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन 3.1 का कंप्लीट रूल मैंने इस वीडियो में समाप्त कर दिया। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी होगी। तो ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आती रहती हैं। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जैसे सभी मित्रों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में 3.1 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।